हेलो गाइस, मैं पार्की बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्की में। और आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। तो आज चलिए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि आपको इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बेसिक ऑफ एनर्जी, इसमें आपके एनर्जी क्या है, एनर्जी के टाइप्स क्या है, इसके अंतर्गत उसका बेसिक इंट्रो पढ़ना होगा। ये है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन और एक्ट 2001 के इससे जो रिलेटेड एक्ट है उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं और मोटर। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में जैसे आपको ट्रांसफार्मर है, आपके मोटर में आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ये सब पढ़ना है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। और फिर लाइट एंड डीसी सिस्टम, आपका लाइट से रिलेटेड कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे लुमिनियस फ्लक्स है, इल्यूमिनेशन है, इन सबको आपको इसमें डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ ही डीसी सिस्टम, और डीसी सिस्टम में आपको डीसी सप्लाई इन सब के बारे में बताया जाएगा। और इसके साथ ही इसके ऊपर बेस सिस्टम्स के बारे में भी हम जानेंगे। अगर आगे बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज, एनर्जी कंजर्वेशन कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स और हीट रिकवरी फ्रॉम वेस्ट, यानी कि कैसे हम हीट रिकवरी करते हैं बेस से, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एनर्जी को कैसे सेव किया जाता है और एनर्जी ऑडिट, जो कि एक मेन टॉपिक है, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन अगर आप जितना टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ में आएगा। तो आपके टोटल डिप्लोमा लेवल पे 10 चैप्टर है आपके एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है। तो अगर हम आज की बात करें तो बेसिक ऑफ एनर्जी के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आप ये अपना सिलेबस उतार लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक ऑफ एनर्जी क्या है। उतारिए इसको। तो आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है और उसके बाद सीखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनर्जी किसे कहते हैं। एनर्जी और ऊर्जा, आपने अपने छोटे क्लासेस में जो 10th 12th करके आए हैं तो उन्होंने इसकी नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी होगी, और आज भी वही है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो अगर बात करें तो क्या लिखेंगे आप, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं कहते हैं। तो एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे अलग टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी आपकी बॉडी है, देखिए मानिए कोई बॉडी है, ये आपकी कोई बॉडी है, और आप, तो यहाँ से जितनी एनर्जी पास होगी, ठीक है, इस बॉडी से आप जितनी एनर्जी पास कराएंगे वो किसके इक्वल होगी, अमाउंट ऑफ वर्क, यानी किए गए कार्य की मात्रा के बराबर, अमाउंट ऑफ वर्क, किए गए कार्य की मात्रा के बराबर होगी। यानी कि अगर हम यहाँ गए अमाउंट ऑफ एनर्जी पास बाय ए बॉडी, तो हम कह रहे हैं कि हम एक बॉडी से जितनी एनर्जी को पास कराएंगे, यानी जितनी हम देंगे, वो क्या होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। मान लीजिए कि आपने 2 kg का वेट उठाया या 4 kg का वेट उठाया, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक सर्टेन एनर्जी तो लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं अगर 2 kg का काम करना हो तो आप 4 kg के लिए जितनी एनर्जी यूज करते हैं आप उतना कर लेंगे, नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, आप काम के हिसाब से क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने भी वही लिखा कि एक बॉडी से जितनी एनर्जी पास हो रही है
वो हमारे अमाउंट ऑफ वर्क के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरह से भी एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इसे इतना लिखिए। डरिए। अब देखिए ये चीज बना लीजिएगा, उसके नीचे ये लाइन लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखिए, किसी वस्तु लिख लीजिए या बॉडी लिख लीजिए, किसी बॉडी से पास होने वाली ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा की मात्रा किए गए किए गए कार्य के बराबर होती है। किए गए कार्य के बराबर होती है होती है। ठीक है, तो हमने एनर्जी के बारे में दो बातें जानी कि किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और किसी बॉडी से पास होने वाली ऊर्जा की मात्रा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब तीसरी बात अगर इसमें हम कहें तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही क्या होती है, नष्ट होती है। क्या होता है तो फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो ये कह सकते हैं कि ऊर्जा या आपकी एनर्जी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है या ट्रांसफर होती है। कन्वर्ट होती कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अगर हम और बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। अगर हम कहें SI यूनिट, अगर हम बात करें तो क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में तीन बातें जानी कि ऊर्जा एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है और आगे हम लिखवाएंगे नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, जूल। ठीक है, उतारिए इसको। चलिए, ठीक है मैम, हमने एनर्जी तो जान लिया। अब हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, वो भी तो बताना है। तो अब चलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, या कह दें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ या ऊर्जा संरक्षण का नियम नियम तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट या ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ना तो उत्पन्न होगी और ना ही क्या होगी, नष्ट होगी। तो कहते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। तो आप लिखिए जो मैं बोल रही हूँ कि तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है कि ऊर्जा या एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
किया जा सकता है। इसे केवल इसे केवल एक फॉर्म से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट कह सकते हैं या ट्रांसफर, कन्वर्ट या कह दीजिए ट्रांसफर किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट या ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर अगर इसकी बात करें तो आपको 12th लेवल पे पढ़ाया गया होगा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। वो क्या था, तो बताइए क्या था। तो वो था डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्लू। ये क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और ये कंजर्वेशन लॉ है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तो ना तो जनरेट हो रही है ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है, सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर हो रही है। और फर्स्ट लॉ भी ऊष्मागतिकी का यही है। तो इसलिए इसे इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसलिए इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी, इसे उतारिए, ऊष्मा गतिकी। तो हमने क्या जाना कि इस ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए हमने इसे क्या कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब इसमें हम जानते हैं कि ये जो हमने आपको यहाँ फॉर्मूला लिखा है, इसमें ये क्या क्या चीजें हैं, किस किस की डिनोट करती हैं। ठीक है, उतारी से। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा यू और क्यू प्लस डब्लू, वेयर डेल्टा यू क्या है, यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं तो क्या आएगा, नहीं, डेल्टा यू क्यू और डब्लू क्या है। तो डेल्टा यू है कि जो हमारे सिस्टम है, हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हिंदी वाले इसे हिंदी में भी लिख लेंगे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन। ये सिस्टम लिखा है शॉर्ट में, सिस्टम की इंटरनल यानी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन। और यहाँ क्यू क्या है, क्यू क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम या एल्जेब्रिक सम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और उसके चारों ओर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका क्या है, एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम है। तो यहाँ लिख लीजिए, सिस्टम और उसके सराउंडिंग और
उसके चारों ओर या सराउंडिंग। सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच होने वाला, के बीच ट्रांसफर होने वाली, ट्रांसफर होने वाली एनर्जी का अलजेब्रिक सम, या आपको पता है बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम। बहुत ज्यादा हिंदी लेके मत चलिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स को भी लेके चलते रहिएगा। सम, ठीक है। अब यहाँ पे W क्या होता है, ये होता है वर्क इंट्रैक्शन ऑफ सिस्टम, वर्क इंट्रैक्शन ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम की कार्य सहभागिता, कि सिस्टम ने कितना कार्य किया या कार्य करने में कितना ज्यादा सहयोग किया। तो यहाँ लिख सकते हैं वर्क इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, ये वर्ड याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वर्क इंट्रैक्शन ऑफ सिस्टम, या यहाँ लिख दीजिए वर्क इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, कार्य सहभागिता, कार्य सहभागिता, कार्य सहभागिता, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि डेल्टा यू क्या है, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। कोई भी सिस्टम होगा उसकी अपनी कोई ना कोई एनर्जी होती है, उसमें होने वाला परिवर्तन क्या है, डेल्टा क्यू। और यहाँ क्यू क्या है, सिस्टम और उसके सराउंडिंग, यानी सिस्टम और उसकी सराउंडिंग यानी उसके चारों ओर जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसका एल्जेब्रिक सम, ठीक है, उसका बीजगणितीय योग। और यहाँ डब्ल्यू क्या है, वर्क इंस्ट्रक्शन इंट्रैक्शन ऑफ सिस्टम, यानी कि जो हमारे सिस्टम की कार्य सहभागिता है उसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसको उतारिए, इसको उतारिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।